So, first of all, we will discuss aphorism number 2, aphorism number 6 for the query of डॉक्टर प्रवीण देशमुख. जो डॉक्टर प्रवीण देशमुख ने उस दिन जो एक क्वेरी पूछी थी कि हमें जो हैनेमन ने कहा है कि अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर को मतलब फिजिशियन को कौन से सिम्टम्स लेने चाहिए. तो हैनेमन ने जैसे एपोरिज्म नंबर 6 में कहा है कि जो चेंजेस बॉडी एंड माइंड में पेशेंट में होते हैं वो सिम्टम्स हमें देखना है और उस सिम्टम्स पे हमें पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बनाना है. ओके, तो हम पहले एपोरिज्म नंबर 6 का थोड़ा सा पार्ट देखते हैं. एपोरिज्म नंबर 6, the unprejudiced observer, well aware of the futility of transcendental speculations which can receive no confirmation from experience. थोड़ा सा कंसंट्रेशन से इसे सुनिए. Be his powers of penetration ever so great, takes note of nothing in every individual disease except the changes in the health of the body and of the mind. So ये पार्ट इस एपोरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर डॉक्टर प्रवीण देशमुख ने क्वेश्चन किया था. अब उसका आंसर ये जो पूरा एफोरिज्म है इसका मैं आपको शॉर्ट में कंक्लूजन बताता हूं. दिस एफोरिज्म एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स इन डायग्नोसिंग डिजीज, रिजेक्टिंग द वैल्यू ऑफ एब्स्ट्रैक्ट और speculative theories that cannot be confirmed through experience. तो एक ये पार्ट हैनेमन ने इसमें अलग से बताया कि स्पेक्युलेटिव थ्योरीज जो होते हैं वो बहुत से डॉक्टर्स बनाते हैं. तो इन स्पेक्युलेटिव थ्योरीज को हमें इंपॉर्टेंस देना है या फिर जो हम जैसे यहाँ पे कहा है कि जो ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे इंपॉर्टेंस देना है. सो किस बेस पे हमारा डायग्नोसिस ऑफ डिजीज बनेगा. सो रिजेक्टिंग द वैल्यू ऑफ एब्स्ट्रैक्ट और स्पेक्युलेटिव थ्योरीज दैट कैन नॉट बी कंफर्म थ्रू एक्सपीरियंस. It argues that the true understanding of a disease comes solely from the physical and mental changes. तो जो यहाँ पे हैनेमन ने कहा है कि जो आपके ऑब्जर्वेशन में आया है इन द हेल्थ ऑफ द पेशेंट थ्रू बॉडी एंड माइंड, वो सिम्टम्स आपको ऑब्जर्व करना है, वो सिम्टम्स आपको कंसिडर करना है. सो फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस दैट कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व. The aphorism concludes that the sum of these observable signs and symptoms constitute the complete and accurate picture of disease. तो हैनेमन ने कहा है कि जो सिम्टम्स आपने ऑब्जर्व किए हैं, जो सिम्टम्स आपको इजीली दिखे, जो आपके एक्सपीरियंस से आपने लिए, उस बेस पे आपको उस डिजीज का डायग्नोसिस करना है, डायग्नोसिस बनाना है. सो the aphorism concludes that the sum of these observable signs and symptoms constitute the complete and accurate picture of disease. ये सेंटेंस मैंने दोबारा पढ़ा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. So underscoring the significance of empirical evidence in medical practice.
So this aligns with the fundamental principle of medicine. The focus should be on what can be observed. हमारा पूरा फोकस हमारे ऑब्जर्वेशन पे होना चाहिए, जो हमने ऑब्जर्व किया उस सिम्टम्स पे होना चाहिए, एंड मेजर rather than on theoretical construct. जो भी theoretical construct है, मतलब जो पेशेंट बता रहा है या फिर जो कुछ डॉक्टर्स अपने मन के कुछ थ्योरीज बनाते हैं, जैसे कि भाई हेडेक है तो ओके हेडेक है क्या, फिर पेन होगा ही तो पेन इस टाइप का होगा या फिर उस टाइप का होगा, फिर ये तो माइग्रेन का हेडेक है. दीज आर ऑल द थ्योरीज जो अपने मन से लोग बनाते हैं, थ्योरेटिकल, सो दैट लैक्स इंपेरिकल ग्राउंडिंग, अब ये कंक्लूजन है इस एफोरिज्म का. लेकिन इससे भी और सिंपल मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस एफोरिज्म आपको बताता हूं. विथ माय अंडरस्टैंडिंग, the aphorism is saying that a good doctor focuses only on what can be observed in a patient. That's a good doctor, जो खुद के ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, खुद के ऑब्जर्वेशन से जो मिला उस पे कंप्लीटली डिपेंड होता है, या फिर उस पे प्रिस्क्राइब करता है, या फिर उस पे अपना एक डायग्नोसिस बनाता है अबाउट द डिजीज. So like the symptoms and signs of illness, instead of relying on unproven theories or abstract ideas, जो ideas देखी ही नहीं उसे मन में बनाना कैसे, उसे मन में लाना कैसे और क्यों लाना, इसीलिए तो हैनीमैन ने एफोरिज्म नंबर 6 में अनप्रेजुडाइज्ड कहा है. आप प्रेजुडाइज मत हुई, अनप्रेजुडाइज रहिए. सो relying on unproven theories or abstract ideas, the doctor should pay attention to the actual changes. This is my understanding. The doctor should pay full attention to the actual changes in the patient's body and mind. But एकली all these observable signs together give the true picture of the disease. In short, the best understanding of a disease comes from what we can see and experience directly. अब हैनेमन ने इस एफोरिज्म में ये सजेस्ट किया है कि हमें जो चेंजेस पेशेंट में हुए हैं आफ्टर द इलनेस, आफ्टर द इल हेल्थ, जो माइंड में जो बॉडी में चेंजेस हुए उसे हमें ऑब्जर्व करना है और लिखना है, जिसके बेस पे हम एक डिसीज का पोर्ट्रेट बनाएंगे, उसका डायग्नोसिस करेंगे कि यस दिस इज दिस टाइप ऑफ डिजीज. अब इसमें वो पार्ट नहीं आता है कि हमें प्रिस्क्राइबिंग में ये सिम्टम्स कंसीडर करने हैं कि नहीं है, ये पार्ट आगे के एफोरिज्म में आएगा. इसीलिए हम यहां तक ही सोचते हैं, यहां तक ही अपना माइंड बनाते हैं, क्योंकि अभी हम जो एफोरिज्म्स पढ़ रहे हैं, हम जो ऑर्गेनन पढ़ रहे हैं, ये पढ़ते वक्त आप अपने माइंड में एक बात रखिए कि हमें ना आगे का कुछ पता है ना पीछे का कुछ पता है. हम जो पढ़ रहे हैं बस हमें उतना ही अंडरस्टैंड करना है, हमें आगे का नहीं सोचना है और आगे का देखना नहीं. अगर हमें पता भी है तो जब वो आगे के एफोरिज्म में आएंगे तब हम उस पर डिस्कस करेंगे. लेकिन इस एफोरिज्म में क्या लिखा है उसे कंप्लीटली फुल्ली आप पहले अंडरस्टैंड कीजिए कि इस एफोरिज्म में इस टाइप का कहा है. फिर अगर आगे का आप उसमें ऐड करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ेगा. इसलिए कंफ्यूजन ना बढ़े और आगे की जितना भी पार्ट है, जितनी भी थ्योरीज हैनेमन ने लिखी है वो हमें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो. इसीलिए हमें जिस दिन जो एफोरिज्म हो रहा है उस एफोरिज्म को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना है. ओके, तो ये इस एफोरिज्म का मीनिंग है. अब इसके बेस पे ही हैनेमन ने फुटनोट नंबर 2 लिखा है. अब फुटनोट में और क्लियरली हैनेमन ने इस एफोरिज्म के लिए क्लियर कर दिया है.
तो हम एफोरिज्म 6 की फुटनोट पढ़ते हैं। सॉरी, वही है। सो फुटनोट नंबर 2, अब इसे बहुत अच्छी तरह से आप सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये ऑर्गेनल का। फुटनोट नंबर 2, आई नो नॉट therefore how it was possible for physicians at the sick bed to allow themselves to suppose that without most carefully attending to the symptoms and being guided by them in the treatment, they ought to seek and could discover only in the hidden and unknown interior. ये बहुत से डॉक्टर्स करते हैं ऐसा, जो दिखा नहीं, जो पता नहीं, जो समझा ही नहीं, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो हिडन है कंप्लीटली। सो व्हाट देयर वाज टू बी क्योर्ड इन द डिजीज arrogantly, देखो, these are the words of Hahnemann, arrogantly and ludicrously pretending that they could, without paying much attention to the symptoms, discover the alteration that had occurred in the invisible interior and set it to the rights with unknown medicines. Most of the doctors do this practice. इसीलिए थेरापेटिक्स शायद तैयार हो गया। So, and that such a procedure as this could alone be called radical and rational treatment, is not then that which is cognizable by the senses in disease through the phenomena it displays. The disease itself in the eyes of the physician, since he never can see the spiritual being that produces the disease, the vital force. First time he uses the word vital force in footnote 2. Nor it is necessary that he should see it, but only that he should ascertain its morbid action, in order that he may thereby be enabled to cure the disease. What else will the old school search for in the hidden interior of the organism? अब यहाँ पे ओल्ड स्कूल डॉक्टर हैनीमन ने मॉडर्न साइंस को कहा है, एलोपैथिक साइंस को कहा है। So what else will the old school search for in the hidden interior of the organism as a prima causa morbi, whilst they reject as an object of cure and contemptuously despises the sensible and manifest representation of the disease, the symptoms that so plainly address themselves to us. What else do they wish to cure in disease but this? So this is the footnote number 2. अब इस footnote का conclusion देखो. This footnote criticizes the approach of some physicians who neglect the importance of symptoms. सीधा सीधा हैनीमन ने इस फुटनोट में उन फिजिशियंस को क्रिटिसाइज किया है जो निग्लेक्ट करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन को, जो निग्लेक्ट करते हैं प्रेजेंट सिम्टम्स को, एंड इंस्टेड फोकस ऑन ट्राइंग टू फाइंड एंड ट्रीट सम हिडन अनसीन कॉज ऑफ डिजीज। इसीलिए
शायद यहाँ पे तब के टाइम पे हैनेमन ने एलोपैथिक फिजिशियन का एग्जाम्पल दिया है कि सिंपल सा एखादा फ्यूअर का केस है, लेकिन फ्यूअर के इन्वेस्टिगेशंस में कुछ मिल ही नहीं रहा, देन दे ट्रीट अकॉर्डिंग टू एंटीबायोटिक, लाइक वायरल डिजीज, फिर एंटीबायोटिक चेंज करो, फ्यूअर नहीं हो रहा है, अगेन चेंज करो, दिस बिकॉज यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन में आ ही नहीं रहा है, द कॉज इज हिडन एंड दे ट्रीट द ओनली ऑर्गेनिजम्स। सो इसीलिए हैनेमन ने यहाँ पे वो एग्जाम्पल लिया है। So, hidden, unseen cause of disease inside the body. Dr. Hahnemann argues that this approach is both arrogant and misguided because it ignores the observable signs of illness. और इसी तरह के एग्जाम्पल्स होम्योपैथी में भी होते हैं, इसीलिए उन्होंने उन होम्योपैथ के लिए ये वर्ड यूज किया है, एरोगेंट अप्रोच। तो इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको आगे दूंगा कि किस तरह से ये एरोगेंस होता है। सो इट इग्नोर्स द ऑब्जर्वेबल साइंस ऑफ illness which are the only real evidence the doctor has to work with. रियल एविडेंस जो ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ सिम्टम्स होते हैं। Hahnemann insists that the symptoms and changes in the patient's condition, which can be pursued with the sense, are the disease itself as far as the doctor is concerned. The footnote suggests that searching for some hidden, unknown cause inside the body is unnecessary and unhelpful, and that the doctor should focus on treating the symptoms that clearly present themselves. In conclusion, the passage emphasizes that the real work of a physician is to observe and understand the symptoms as these are true. Or which symptom? After the health become disturbed, और हेल्थ डिस्टर्ब होने के बाद माइंड एंड बॉडी में जो भी चेंजेस हुए है उसे हमें ऑब्जर्व करना है, और उस बेस पे हमें एक पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बनाना है। ओके, सो एज दीज आर द ट्रू इंडिकेटर्स ऑफ द डिजीज, सो हमें उस डिजीज का एक पिक्चर तैयार करना है, पोर्ट्रेट तैयार करना है, रेदर देन स्पेक्युलेटिव अबाउट अनसीन इंटरनल कॉजेस। तो हमें जो हिडन है, अनसीन है, उसके पीछे नहीं लगना है, जो प्रेजेंट है। जैसे कि 154 एफोरिज्म में हैनेमन ने कहा है PQRS सिम्टम्स 153, तो वो PQRS सिम्टम जो प्रेजेंट है, जो दिख रहा है, उसे ही आपको कंसिडर करना है। उसी तरह से ये फुटनोट 2 में हैनेमन ने कहा है। ओके, अब इसका और भी इजी वे में मैं आपको बताता हूं, simple word में, with my understanding, the footnote is saying that some doctors make the mistake of ignoring the obvious symptoms, मतलब present symptoms of a disease, and instead focus on trying to find some hidden cause inside the body. अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा एक डिबेट भी हो सकता है, जैसे कि हम अभी जो थ्योरी कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज द हैमर्स थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट हिडन होता है, लेकिन कितने साइंटिफिक वे से हम उसे पेशेंट से निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है उस थ्योरी में जो बताया डॉक्टर हैमर ने कि ये डिजीज ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही हो सकता है, इसीलिए उस कॉन्फ्लिक्ट को फाइंड आउट करना हमारा एक वे बन जाता है, और वो अगर मिलता है एंड दैट वी कैन गेट इजीली इन द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, तो वो मिलता है, तो तब हमें वो कंफर्म हो जाता है कि यस दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट, और इस वजह से पेशेंट इस डिजीज से सफर हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे अगर वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिल रहा है, तो उस चीज के लिए भी फुटनोट 2 है।
अगर वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिल रहा है तो आपको उसे छोड़ देना है, क्योंकि वो हिडन है, अनसीन है, उसे छोड़ दो। जो ऑब्वियस है, जो प्रेजेंट है, उसे आप कंसिडर करो। ओके, यस। सो हैनेमन क्रिटिसाइजेस दिस अप्रोच सेइंग इट्स arrogant and silly because doctors can't actually see what's happening inside the body. Can't actually see what happening inside the body. बहुत ही अच्छा लिखा है मैंने। इसीलिए स्पेक्युलेटिव थेरीज नहीं बनाना है। हमें पता ही नहीं है कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है और आप बस मन से कुछ तभी बनाते जा रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। So the symptoms are the only real evidence doctor have, and those symptoms are essentially the disease itself. The footnote argues that doctors should focus on treating the symptoms they can observe, instead of chasing after some invisible cause that they can't rely, know, or understand. Yes, so this is the very simple meaning of this footnote. अब इसमें थोड़ा सा हम दो तीन टॉपिक्स हैनेमन ने यहाँ कवर किए कि स्पेक्युलेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, वो हम वन बाय वन इसमें देखेंगे. दिस फुटनोट क्रिटिसाइजेस द अप्रोच ऑफ सम physicians who focus on speculative internal causes. तो speculative internal causes क्या है of disease rather than observable symptoms. Observable symptoms क्या होते हैं वो हम देखेंगे. So it emphasizes that effective treatment should be based on what can be directly observed and experienced. Here's a detailed explanation with an example. तो कुछ एग्जाम्पल के साथ में आपको ये सब पॉइंट और डिस्कस करेंगे और डिटेल में हम इस फुटनोट 2 में जाएंगे ताकि हम पूरी तरह से कंप्लीटली इसे समझ पाए. सो क्रिटिसिज्म ऑफ इग्नोरिंग सिम्टम्स. जो सिम्टम्स इग्नोर डॉक्टर्स करते हैं, जो प्रेजेंट है, जो ऑब्जर्वेबल है और उसे आप इग्नोर कर रहे हैं, उसे हैनेमन क्रिटिसाइज करता है और उसी को हैनेमन ने एरोगेंट अप्रोच कहा है. सो सम फिजिशियंस इग्नोर सिम्टम्स and instead try to diagnose and treat based on hidden speculative internal causes. जो कॉज कंफर्म नहीं हुआ, जो हिडन है, जो है कि नहीं पता भी नहीं, और उसे ट्रीट करना. अब ये हिडन, अनसीन, स्पेक्युलेटिव इंटरनल कॉज क्या होता है, इसका बहुत ही एक्सलेंट एग्जांपल मैं आपको यहां अभी दूंगा. This approach is considered arrogant and ineffective because it disregards observable evidence. तो एक बहुत ही अच्छी केस मैं आपको बताता हूं. एक पेशेंट, लेडी पेशेंट मेरे पास आया. उनके शादी को 7-8 साल हो गए थे, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा था और किसी ने उन्हें बताया कि आपने सब कुछ ट्रीटमेंट किया है तो एक बार होम्योपैथी करो. तो पेशेंट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आया. जब मैंने उसकी हिस्ट्री पूछा तो हिस्ट्री में पेशेंट ने बताया कि उसे एक बार कंसीव हुआ था आफ्टर द मैरिज. 3 मंथ्स हो गए थे, लेकिन उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी इरेगुलर थी, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि भाई उसने कंसीव किया है. तो पीरियड आया नहीं, इसलिए वो पेशेंट गायनेकोलॉजिस्ट के पास गया. गायनेकोलॉजिस्ट को बताया कि मुझे 3 महीने हो गए, पीरियड नहीं आया. और दैट गायनेकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब विदाउट चेकअप, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, ओनली पेशेंट ने बताया, डॉक्टर ने सुना और उसे फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए प्रिस्क्रिप्शन दे दिया. और वो टैबलेट्स लेने के बाद पेशेंट को बहुत हेवी ब्लीडिंग हुआ और उस हेवी ब्लीडिंग में पता चला कि शी वाज कंसीव्ड ऑफ 3 months. This is called the
physicians ignore symptoms, instead try to diagnose and treat based on hidden speculative internal causes. And this approach is arrogant approach. उसके बाद उस लेडी को कंज्यूम ही नहीं हो रहा और डॉक्टर ने, गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कि उसे कंज्यूम नहीं होगा, द कॉज वाज अननोन। उसके बाद उन्होंने आईयूआई किया लेकिन कंज्यूम नहीं हुआ। नाउ दैट लेडी गोज इनटू डिप्रेशन बिकॉज जो उसने मिस किया कि मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हुई कि 3 महीने हुए मुझे पता नहीं चला और मैंने मेंसेस आने के लिए ट्रीटमेंट ली। yes. तो ये होते हैं जिसे हैनेमन क्रिटिसाइज करता है। ओके, तो इस तरह से ही कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में भी कुछ फैक्टर्स, कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो ऐसे कुछ सिम्टम्स जो देखे नहीं, सुने नहीं, ओनली इमेजिन किए, ओनली मन से अच्छा ये है क्या, फिर इसकी मेडिसिन वो होगी, या फिर ये सिम्टम्स है मुझे पता है, ये ले लो और चले जाओ। जो इस टाइप का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं उसके लिए ये फुटनोट नंबर 2 है। तो क्रिटिसिज्म ऑफ इग्नोरिंग सिम्टम्स, इसका एग्जांपल ट्रीटिंग अ माइग्रेन इनइफेक्टिव अप्रोच। थोड़ा सा सिस्टमेटिकली मैं आपको विद द मोर एग्जांपल्स आपको और हमें इसे इस फुटनोट को अंडरस्टैंड करना है, इसलिए मैं कुछ और भी 2-3 एग्जांपल्स दूंगा। दिस इज स्पेक्युलेटिव इंटरनल कॉज। सो यहाँ पे फिजिशियंस की मेथड क्या होती है? अ फिजिशियन इग्नोर्स द पेशेंट्स रिपोर्टेड सिम्टम्स एंड ट्राइज टू डायग्नोज द माइग्रेन बेस्ड ऑन स्पेक्युलेटिव इंटरनल इम्बैलेंसेस और अनसीन कॉजेस। बहुत से डॉक्टर की गैस्ट्रिक हेडेक है, टाइम पे सोना नहीं है, स्लीपलेसनेस की वजह से हेडेक है, मेंटल एक्सर्शन की वजह से हेडेक है, नाइट वॉचिंग की वजह से हेडेक है, कंप्यूटर वर्किंग की वजह से हेडेक है। तो बहुत से अपने मन से कुछ थ्योरीज बना लेते हैं और प्रिस्क्राइब करते हैं। सो जो डायग्नोसिस बनाते हैं, द फिजिशियन theorize that the migraine is due to imbalance of an undefined vital force or some invisible internal conditions. एक्चुअल में क्या होता है ये इस एग्जांपल में बताया। सो ट्रीटमेंट, द फिजिशियन प्रिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस एम एट करेक्टिंग दिस स्पेक्युलेटिव imbalance without considering the patient's actual symptoms. और उसका आउटकम क्या होगा? द पेशेंट्स कंडीशन डज नॉट इंप्रूव बिकॉज द ट्रीटमेंट डज नॉट एड्रेस द ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स कॉजिंग डिजीज। जो ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स है, जो मेन कॉज रूट है, उसे देखा नहीं, उसे ऑब्जर्व किया नहीं, उसे कंसिडर किया नहीं, और ओनली 1 or 2 पेशेंट से सिम्टम्स सुन के मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना, दैट इज कॉल्ड ignoring main observable symptoms. So criticism of ignoring symptoms, effective approach क्या होना चाहिए? Focusing on symptoms, the physician pays close attention to the patient's symptom and his complete history. पेशेंट का क्रॉनिक डिजीज है, पेशेंट को क्रॉनिक हेडेक है, और आप 1 or 2 सिम्टम्स सुन के मेडिसिन दे रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। राइट साइडेड हेडेक है, क्या दे दो बेलाडोना। किस टाइप का हेडेक है, कब एग्रीवेट होता है, कब एम्बुलेशन होता है, टाइप ऑफ पेन कैसा है, उसका पॉजिटिव फैक्टर कैसा है, उससे एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है, जब तक हम पूरे सिम्टम्स पूछेंगे नहीं, उसे ऑब्जर्व करेंगे नहीं, तब तक उस
हेडेक के लिए, उस क्रॉनिक हेडेक के लिए वो परफेक्ट प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा और उस डिजीज का परफेक्ट पिक्चर भी नहीं होगा, पोर्ट्रेट भी नहीं होगा। इसीलिए इस एग्जाम्पल के लिए ये एक क्या करना चाहिए इफेक्टिव अप्रोच, मैंने यहाँ बताया, द फिजिशियन पेज क्लोज अटेंशन टू द पेशेंट सिम्टम एंड हिज कंप्लीट हिस्ट्री, फोकसिंग ऑन एंड ट्रीटिंग द सिम्टम्स दैट कैन बी सीन, felt and reported by patient leads to more effect। जो पेशेंट ने रिपोर्ट किए, जो आपने ऑब्जर्व किए, रिपोर्ट किए, एंड रैशनल ट्रीटमेंट, दिस इज कॉल्ड द रैशनल ट्रीटमेंट, जो एफोरिज्म 6 में हैनेमन ने कहा है कि व्हाट इज रैशनल ट्रीटमेंट। ये इस तरह से हम अगर करते हैं तभी उसे हम रैशनल ट्रीटमेंट कह सकते हैं। So observable symptoms as key indicators. These are the keynote symptoms, key indicators. So symptoms and signs that can be observed and experienced are the true indicated symptoms of disease. Physicians should focus on these symptoms to diagnose and treat illnesses. सो इनविजिबल कॉजेज एंड वाइटल फोर्स, इसका क्या इफेक्ट वाइटल फोर्स पे होता है जो इनविजिबल कॉजेज है। द फुटनोट आर्ग्यूज दैट फिजिशियंस कैन नेवर सी द स्पिरिचुअल बीइंग, दैट मींस वाइटल फोर्स causing the disease instead of trying to uncover these invisible forces. Physicians should concentrate on the diseases observable साइंस एंड सिम्टम्स। जो इनविजिबल है उसे आप छोड़ दो, उसका कोई प्रमाण नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। अगर वही इनविजिबल बाय प्रूफ आपको मिल रहा है, देन यू कैन टेक इट। रैशनल एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ये सब पॉइंट इस फुटनोट से कवर होते हैं। सो इफेक्टिव ट्रीटमेंट रिलाइज ऑन addressing the symptoms that manifest in the patient, ignoring these symptoms in favor of speculative internal causes। अगर आप इन सिम्टम्स को इग्नोर कर रहे हैं, आप उसे अनसीन कर रहे हैं, आप उसे देख नहीं पा रहे, आप उसे कंसिडर नहीं कर रहे, then these are the speculative internal causes, is irrational and counterproductive। Yes. So what is speculative internal causes? Means guessing about the internal reason for a disease। जैसे कि लूज मोशंस हो रहे हैं और आपने कंसिडर किया कि यस कुछ तभी बाहर का खाने में आए इसलिए आपको लूज मोशंस हुए। नो, आपको जब तक उसकी हिस्ट्री नहीं मिलती कि इसे लूज मोशंस क्यों हुए, आजकल तो फैशन है बाहर का खाने की, फिर उस तरह से हमारा रेजिस्टेंस बढ़ते रहता है, फिर अभी इसे लूज मोशंस क्यों हुए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे माइंड में आने चाहिए, जरूर कुछ तभी कॉज है इसके पीछे, तभी इसे लूज मोशंस हुए। तो क्या कॉज हो सकता है? तो 100% वहां पे कॉज होता है, क्योंकि लूज मोशंस अब यहाँ पे हमें हेल्पफुल होती है हैमर थ्योरी। कि हमें अगर ये पता है कि लूज मोशन किस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होता है, तो हम डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे जा सकते हैं कि यस लूज मोशन कॉज्ड बाय इंटरनल एंगर, एंगर सप्रेस, तभी लूज मोशंस होंगे। एंगर ऑन somebody who is near and dear और फैमिली मेंबर, और जहां हम सपोज होटल में गए और होटल में जैसे कि हमें जो वेटर सर्व करने आता है तो एक उससे एक क्लोज बन जाते हैं उस उतने पीरियड के लिए कि यस दिस इज माय वेटर। तो उसने अगर कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से हमें गुस्सा आया और लेकिन हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए, उसे सप्रेस कर दिया और एक मन में ऐसा हो जाता है कि यार फालतू यहाँ पे हम आए, है ना। यस, तो दिस इज सप्रेस एंगर। उसके बाद लूज मोशन स्टार्ट। अब फूड तो अच्छा था लेकिन लूज मोशन स्टार्ट हुए।
बिकॉज ऑफ दैट एंगर। तो इस तरह से जो यहाँ पे स्पेक्युलेटिव इंटरनल कॉज बताया कि भाई कुछ तभी अनहाइजीनिक फूड आपने खाया इसलिए आपको लूज मोशन में, नो, देयर इज डेफिनेटली द कॉज ऑफ दैट डिजीज, कॉज ऑफ दैट सिम्टम जो एंगर था। अब ये एंगर है कि नहीं, जब तक आप इसे कंफर्म नहीं करोगे थ्रू द माउथ ऑफ द पेशेंट, जब तक पेशेंट आपको बताएगा नहीं यस आई बिकम वेरी एंग्री, बट मैं उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाया, मैंने कैसा तभी अपना डिनर या लंच फिनिश किया और हम वहां से निकल गए, यस दैट वाज एंगर एंड आई वाज सप्रेस्ड। तो ये कंफर्मेशन हमें करना है, इसीलिए हैनेमन ने कहा है कि स्पेक्युलेटिव इंटरनल कॉजेस हमें वहां पे गेस नहीं करना है कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, नो, आपको उस चीज को कंफर्म किए बगैर आपको लेना नहीं है। सो विदाउट कॉन्क्रीट एविडेंस इट्स अबाउट मेकिंग assumptions on what might be happening inside the body instead of relying on observable symptoms and proven facts. So by emphasizing observable symptoms and patient experiences, the footnote advocates for a more empirical and practical approach to medical treatment. Yes. So this is the complete understanding of this footnote number 2. So now अभी आप बताइए कि अभी इसमें क्या नहीं समझ में आया या फिर पूरा अंडरस्टैंड हुआ होगा, तो आप अनम्यूट करके 2 वर्ड इस पे कह सकते हैं। यस यस डॉक्टर प्रशांत, आप बहुत दिन बाद आए। अच्छे से समझे सर कि हमें अपने मन से कॉज नहीं देखना है, जो एक्चुअल कॉज है उसको फाइंड आउट करना चाहिए, उसकी यस कोशिश करनी चाहिए। Yes. यस और कोई? इसीलिए हैनेमन ने कहा है कि हमें अनप्रेजुडाइज्ड बनना है, प्रेजुडाइज नहीं बनना है। yes. ओके सो अच्छी तरह से समझ में आया। कल हम लेंगे एफोरिज्म नंबर 7। ओके यस थैंक यू सर। तो अभी यस अभी हम यहीं रुक जाते हैं और कल हम एफोरिज्म नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ओके यस तो क्लोज करें। सो ओके थैंक यू, बाय बाय, सी यू, थैंक यू सर। गुड डे। थैंक यू।